Hello, welcome to our channel. Very good evening to all of you दोस्तों. Uh, Today we were discussing about the modern India theme, revenue settlement. या जो टैक्सेशन सिस्टम था ब्रिटिश इंडिया में किस तरीके से ऐसे भू राजस्व की दरें किस तरीके से शामिल की जाती थी, उसके लिए क्या क्या सिस्टम इन्होंने मेंटेन कर रखा था, उसके बारे में एक बार हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, इंपॉर्टेंट थीम है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1770, तो हम देखेंगे तो 1776 में फिलिप फ्रांसिस ने सबसे पहले परमानेंट सेटल सिस्टम की बात करी थी. उसके बाद फाइनली जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है, या इसको हम कहते हैं अस्थाई बंदोबस्त, है ना. ध्यान रखिएगा, इसका हिंदी वर्जन क्या है, इसको हिंदी में कहते हैं हम अस्थाई बंदोबस्त. लॉर्ड कॉर्नवालिस या जॉन शोर इसके जो है ना कि 1793 में. इसमें बेसिकली करते क्या है, जो ओनरशिप राइट है, ज़मीन का जो मालिकाना हक है, वो किसके पास चला जाता है, जमींदार वर्ग. एक नए वर्ग की उत्पत्ति के लिए वो करते हैं, जमींदार या लैंडलॉर्ड्स वर्ग, है ना, जो बाद में चल कर के भारत में किसानों की समस्याओं का प्रमुख कारण ये लोग बनते हैं. टैक्स रेट जो है वो फिक्स कर देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा होता है. बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी में इसको लागू किया जाता है. इस सेटलमेंट के तहत ब्रिटिश इंडिया का 19% हिस्सा क्या होता है, लागू होता है. और इसमें ये था कि जैसे जो जमींदार वर्ग क्या करता था, जमींदार वर्ग जो है किसानों से टैक्स वसूलता था, और 10/11% जो है जमींदार पे कर देता था, और बाकी रिमेनिंग जो है वो रख लेता था, है ना. 1794 में एक कानून आया जिसको सनसेट लॉ, या हिंदी में इसको सूर्यास्त कानून के नाम से भी जाना जाता है. ये जो सूर्यास्त कानून आया, इसमें ये व्यवस्था करी गई कि मतलब जो है, जो जमींदार सूर्य डूबने से पहले, सूर्यास्त होने के पहले अपने जो जितने जमींदारी उसको मिली होती थी उसका राजस्व अगर पे नहीं कर पाता था, उसकी जमींदारी छिन जाती थी. ये सिस्टम ये लागू किया गया. फिर दूसरा सिस्टम है, उसका नाम है रैयतवाड़ी सिस्टम. याद रखना है, रैयतवाड़ी याद रखने के लिए आप याद रखेंगे कि आर से रैयतवाड़ी है, और आर से क्या है, अलेक्जेंडर रेड, है ना. रेड और थॉमस मुनरो ने इसको इंट्रोड्यूस किया था 1820 में. इसमें इस बात को थोड़ा सा रैयतवाड़ी सिस्टम को ध्यान रखेंगे तो एक चीज़ मिलेगा, रैयत, है ना. अगर आप थोड़ा सा इस नाम पे भी ध्यान दें, तो रैयत का मतलब होता है किसान, है ना. तो अगर इसका नाम देखेंगे तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि इसमें जो ओनरशिप राइट है वो किसके पास है, ज़मीन का ओनरशिप किसके पास है, किसानों के पास है, और किसान डायरेक्ट टैक्स पे करेंगे. टैक्स रेट यहाँ पे 50 to 60% हुआ करता था. और ये जो कर की दरें हैं वो एवरी 20 to 30 ईयर्स में चेंज हो जाती थी. इसमें एक ध्यान देने की बात ये है कि जो इसमें रेवेन्यू सेटलमेंट जो टैक्स की दरें निर्धारित की जाती थी, ये मिट्टी की उर्वरकता की फर्टिलिटी जो है उसके आधार पर इसको तय किया जाता था. इस चीज़ का ध्यान रखना है. और ये आकलन नहीं किया जाता, पिछले वर्ष की जो उपज होती थी, पिछले वर्ष जो कमाई इनकी होती, जो टैक्स मिलता है उसी के आधार पर नेक्स्ट ईयर का फिक्स कर दिया जाता था. मद्रास, बॉम्बे, पार्ट्स ऑफ असम और कुर्ग डिस्ट्रिक्ट में इसको लागू किया गया था. इसकी जो रेट थी 1/3 से लेकर के 2/5 के आसपास हुआ करती थी. इसके बाद जो नेक्स्ट सेटलमेंट सिस्टम उसका नाम है महालवाड़ी. जैसे आप महालवाड़ी सिस्टम की बात करते हैं तो महाल का मतलब क्या होता है, जैसे बात करेंगे महाल, तो महाल का मतलब होता है ग्राम. तो इसमें याद रखना है कि इसमें जो हेड होगा, जो टैक्स वसूलने वाला व्यक्ति होगा, कौन होगा, ग्राम प्रधान. उस समय उसको लंबरदार भी बोला जाता था ना. हार्ट मैकेंजी, यम से महाल, ध्यान रखिएगा, यम से महाल और यम से मैकेंजी. मैकेंजी ने इसको प्रस्तुत किया था, विलियम बेंटिक ने इसको लागू किया हुआ था. कहाँ कहाँ पे लागू था, ये सेंट्रल प्रोविंस में लागू था, NWFP, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, एंड आगरा एंड द पंजाब में यहाँ पे लागू किया गया था. ध्यान रखिएगा, बाद में इसी सिस्टम को लॉर्ड डलहौजी ने सहारनपुर में लागू किया 50% के हिसाब से. ठीक है, इस बात को थोड़ा सा याद रखना है. रैयतवाड़ी बंदोबस्त में एक चीज़ मैं थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा. रैयतवाड़ी में इसके पहले जिसमें किसानों को मालिकाना हक दिया गया था, उसी उसमें जो टोटल ज़मीनी हक था वो 51% है ना. टोटल जो जितने ज़मीन पे लागू था 51% पे था. और अगर आप यहीं कहीं छोटे से कोने में एक नोट बना के लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि जो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम है उसमें 19% था, और जो आपका रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम है उसमें 51% ब्रिटिश 51% जो है ब्रिटिश भारत का हिस्सा लागू हुआ करता था. ठीक है, महालवाड़ी में एक चीज़ और, महालवाड़ी को बाद में मार्टिन बर्ड ने जो है संशोधित किया था, तो इसको मार्टिन बर्ड प्लान के नाम से भी जानते हैं 1833 में, है ना. तो इसको मार्टिन बर्ड प्लान के नाम से भी जानते हैं. इसके बाद हम देखेंगे एक दो सेटलमेंट और हैं. एक व्यवस्था है अभी उसका नाम है सब तालुकदारी व्यवस्था, है ना.
ये ताल्लुकदारी व्यवस्था क्या है? ताल्लुकदारी व्यवस्था जो बेसिकली है, ये लागू हुई थी अवध वाले पार्ट में, है ना? जो अवध वाला पार्ट है, वहाँ के किसानों को ताल्लुक कहा जाता था, तो ताल्लुकदारी व्यवस्था कह सकते हैं। यहाँ के जो जमींदार वंशानुगत हुआ करते थे, अवध क्षेत्र में लागू था। 1850 के बाद इसको लागू किया गया। हालांकि इसमें ध्यान रखिएगा कि अवध में जो 1857 के रिवॉल्ट में जो अवध में किसानों ने भाग लिया था, उसमें भी इस व्यवस्था का बड़ा योगदान है ना? इसी के बाद से 1852 में इनाम आयोग का गठन किया गया था बॉम्बे में। सरकार ने हालांकि बाद में 1857 की रिवॉल्ट के बाद ताल्लुकदारों के साथ थोड़ा सा नरमी बरती और उनकी जमीनों को वापस कर दी, ठीक है। इसके बाद एक नेक्स्ट सिस्टम आता है जिसको कहते हैं साहब माल गुजारे सिस्टम। 1861 में आता है। ये वंशानुगत राजस्व संग्राहक होते हैं माल गुजारे सिस्टम के तहत, ठीक है। बस इसमें इतना इंपॉर्टेंट था कि कब आया था 1861 में, तो ये इंपॉर्टेंट थे। कुछ कुछ व्यवस्थाएं थी, अगर आप रिकैप करें तो आपको मिलेगा कि एक जो है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम हो गया, है ना? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, इसको इस्तेमारी व्यवस्था भी कहते हैं या जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी जो हो गई वो रैयतवाड़ी हो गई, तीसरी जो हो गई महालवाड़ी हो गई, चौथी जो हो गई वो उसको हम ताल्लुकदारी सिस्टम कहते हैं। एक्चुअली ये क्षेत्रीयता के आधार पर, क्षेत्र में विभाजन के आधार पर सारे अलग अलग हैं। ताल्लुकदारी ये पांचवा जो है उसको हम मालगुजारी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं ना। तो ये पांचों हो गई, इसको ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे कि जो रेवेन्यू सेटलमेंट हुआ तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, भारतीय अर्थव्यवस्था पे इसका क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे जो मोस्टली निगेटिव ही चीजें पड़ी, जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो कर का अधिक बोझ हो गया। जब टैक्सेशन का अधिक बोझ हुआ तो किसानों की दिक्कतें शुरू होने लगी। किसानों जब किसान पे नहीं करने लगे, चूंकि उस समय आप देखेंगे इस फेज में अकाल बहुत ज्यादा पड़े है ना, फैमिली से पूरा भारत ग्रस्त रहा है। तो इस चक्कर ये इस अवस्था में जो अकाल पड़ा उसका सबसे बड़ा योगदान उसमें इसी का रहा है, इन सारी व्यवस्थाओं को। और क्या किया गया, चूंकि भूमि का वस्तुकरण कमोडिफिकेशन हो गया। उसका मतलब क्या है, रीजन ये है, आप समझिए कि पुराने जो किसान थे वो अपने जमीन को, मातृभूमि को कोई छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। लेकिन इस व्यवस्था के आने के बाद क्या हो गया, एक जगह से दूसरे जगह वो जाने लगे, एक मालिकाना से दूसरे मालिकाना में शिफ्ट होने लगी। तो इस वजह से इसको कहते हैं वस्तुकरण, है ना। खेती के पैटर्न बदला हो गया, यहाँ से खाद्य फसलों से नकदी फसल की ओर होने लगी। अब चूंकि जब फूड ग्रेन से आप जो कैश क्रॉप्स की तरफ जाएंगे तो आपको समझना ये होगा कि उससे दिक्कतें कहाँ आएंगी। जब फूड ग्रेन्स हमारे पास होंगे नहीं तो जो जीवन निर्वाह लाइफ सिस्टम जो है लाइफ का, वो भी यहाँ से दिक्कत होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेंगे एक छोटा सा शार्ट में कि भूमि राजस्व जो बंदोबस्त है या जो रेवेन्यू सेटलमेंट है उससे संबंधित जो गवर्नर जनरल ये कौन कौन से हैं। अस्थायी बंदोबस्त से लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब हैं। रैयतवाड़ी से लॉर्ड हेस्टिंग है। महालवाड़ी से लॉर्ड हेस्टिंग और विलियम बेंटिक है। तालुकदारी से लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड कैनिंग है। मालगुजारी से लॉर्ड कैनिंग। इसे रिवाइज कर लेना और इस पे पीवाईक्यू का प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बार बार यूपीएससी में भी और यूपीपीसीएस इन दोनों का फेवरेट टॉपिक है। क्योंकि आप ध्यान से समझिएगा, जब भी इकोनॉमी वाला पार्ट पढ़िए, चाहे वो हिस्ट्री में पढ़िए, हिस्ट्री में मॉडर्न में पढ़िए, मेडोल में पढ़िए, एंशियंट में पढ़िए, जो इकोनॉमिक हिस्ट्री वाला पार्ट है उसको जरूर कवर करना है ना, उसका इम्पैक्ट जरूर देखना है। उससे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे।